नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो ये बैच चल रहा है उसमें हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को या जो मेंस रीट भर्ती परीक्षा है उसको आधार में लेकर ही पढ़ रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा में जो आपके हिंदी के व्याकरण के टॉपिक थे लगभग हमने सबको रीट भर्ती परीक्षा से पूर्व कवर कर लिया था। इसी क्रम में मेंस रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो आपके टॉपिक है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। और ये अपना जो अब बैच चल रहा है ये स्पेशल बैच है, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट आदि के लिए ही मुख्य है। इसमें हमने अब तक अपना पूरा काव्य शास्त्र पढ़ लिया और लगभग पूरी व्याकरण पढ़ ली। कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और अपना आगामी कक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास व अपनी रचनाओं की रहेगी जो अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के तहत सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें जो काव्य शास्त्र चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे शब्द शक्ति। काव्य शास्त्र के सभी टॉपिकों में जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, रीतियां हैं और उसी क्रम में शब्द शक्ति जो अंतिम टॉपिक है उसे हम पढ़ रहे हैं। और शब्द शक्ति के भेदों में 2 शब्द शक्तियों को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे की जो अंतिम शब्द शक्ति है वो देखते हैं जो आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है। इससे पूर्व हमने अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ा। जैसा कि वक्ता के द्वारा जो कहा जाए, जो बोला जाए, श्रोता द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ उसके मुख्य अर्थ से, कोश के अर्थ से या कहे उसी के अनुसार ले या ग्रहण करे तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसी क्रम में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ श्रोता उसके मुख्य अर्थ से न लेकर उसके लक्षणों के आधार पर उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण करे तो वहां आपके लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसी क्रम में अपने जो तीसरी शब्द शक्ति है वो है आपके व्यंजना शब्द शक्ति। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा उसका व्यंगार्थ, व्यंग भाव का अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। या हम कह सकते हैं कि जब अभिधा और लक्षणा दोनों अपना अर्थ व्यक्त करके भी जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है तो वहां श्रोता द्वारा उसका व्यंग अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो ही आपके व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो आइए दोस्तों हम इस शब्द शक्ति को समझते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि शब्द का मुख्य अर्थ अर्थात अभिधा और लक्ष्य अर्थ यानी लक्षणा, जब अभिधा और लक्षणा दोनों के आधार पर भी किसी शब्द का अर्थ पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाता है तब उसके अर्थ को किसके आधार पर समझा जाता है? व्यंजना के आधार पर, और वही अपनी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि सूरज डूब गया है या संध्या हो गई है, पुजारी ने कहा। इन वाक्यों को जो भी सुनेगा वह व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसी के अनुसार अर्थ लगाएगा। यानी कि ये शब्द ऐसे हैं जैसे माना कि साधारण शब्द है कि सूरज डूब गया, तो अभिधा शब्द शक्ति के अनुसार तो इसका अर्थ लिया जाएगा कि सूरज छिप गया है, यहां तक कि इसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर अगर इसका अर्थ लिया जाए तो हो सकता है लक्षणों के आधार पर, यानी कि सूरज छिपना अर्थात सूर्य अस्त हो चुका है, किसी की हार हो चुकी है, किसी का आप ये कह सकते हैं कि जीवन का अंतिम समय आ चुका है। लेकिन यहां जब हम व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर इसका अर्थ लेते हैं तो अभिधा और लक्षणा दोनों ही अपना अर्थ प्रकट करके और उस अर्थ को पूर्ण प्रकट नहीं कर पाती है। तब श्रोता है उसका व्यंग अर्थ अर्थात तो सूरज डूब गया, जो जिस काम से लगा हुआ है, माना कि कोई किसान है तो किसान के जो कर्म से खेतीबाड़ी के काम से लगा हुआ है तो वो अपने खेतीबाड़ी के काम को पूरा करके और किस काम में लग जाएगा?
घर जाने के काम में, कोई पुजारी है तो पूजा के काम में लग जाएगा, गृहिणी है तो वो अपने घर के काम में लग जाएगी जो संध्या के समय निवृत्त करना होता है, और जो ग्वाला है वो अपने गाय आदि को घर ले जाने के लिए उतारू हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति इन वाक्यों को सुनेगा, इस वाक्य को सुनते ही वो अपने अपने अनुसार इसका अर्थ लेगा, और ये अर्थ लेना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे पुजारी पूजा करने हेतु सूरज डूब गया, संध्या हो गई का अर्थ लेगा, किसान खेत से घर लौटने हेतु इसका अर्थ लेगा, गृहिणी रसोई बनाने हेतु इसका अर्थ लेगी, ग्वाला गायों को घर लाने हेतु इसका अर्थ लेगा, आदि एक ही वाक्य का अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण करना, अपने अनुसार अर्थ ग्रहण करना ही व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति मात्र संकेत देती है, बाकी उसका पूरा अर्थ श्रोता पर छोड़ देती है कि वो उसके अर्थ को किस तरह ग्रहण करता है। इसी क्रम में जैसे कि एक ही वाक्य या वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भावार्थ लगा लिए जाने के कारण यहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी कि एक ही वाक्य में वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग भावार्थ लगा लिए जाने के कारण यहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? व्यंजना शब्द शक्ति। वाक्य एक ही है लेकिन अलग अलग श्रोताओं द्वारा उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया, इसलिए ये कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हो जाते हैं दोस्तों। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हो जाते हैं? दो। जैसे कि पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। जब शब्द के आधार पर व्यंजना का भाव या व्यंग भाव प्रकट होता है वहां शाब्दी व्यंजना होती है। जब अर्थ के आधार पर व्यंजना का भाव प्रकट होता है वहां आर्थी व्यंजना होती है। या इसे हम दूसरी तरह समझ सकते हैं, माना कि किसी काव्य, किसी पद, किसी रचना में जब कोई शब्द लिया गया है, उस शब्द के स्थान पर अगर कोई पर्यायवाची अर्थ, उसी का समानार्थी पर्यायवाची अर्थ रख दिया जाए तो उस शाब्दी व्यंजना का जो मूल अर्थ है वो प्रकट नहीं होता, उसका भाव प्रकट नहीं होता है, तो वहां तो होती है आपकी शाब्दी व्यंजना। और जब शब्द के पर्याय को रखने पर भी वही अर्थ निकले जो आपका पहले निकल रहा था और वही भावार्थ प्रकट हो तो वहां आर्थी व्यंजना होती है। तो आइए दोस्तों इनको हम और डिटेल से समझते हैं। शाब्दी व्यंजना, जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के कारण ही व्यंजना का प्रभाव प्रकट होता है तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। शब्द विशेष के कारण व्यंजना का भाव प्रकट हो तो वहां कौन सी व्यंजना हो जाएगी? शाब्दी व्यंजना। जैसे भयो अपत के कोपयुत के बोरे यही काल, मालिनी आज कहे न क्यों या रसाल को हाल। तो यहां इसमें शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। यहां रसाल आदि शब्द का और मालिनी आदि शब्द का कवि ने व्यंजना के आधार पर अर्थ लिया है। अब यहां रसाल जो आम का पर्याय है, रसाल की जगह अगर आम शब्द रख दिया जाए तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। या मालिनी के अर्थ पर यहां किसी स्त्री आदि का अर्थ ले लिया जाए तो इसका पूरा अर्थ ही निकल जाएगा। इसी प्रकार अपत के आधार पर पत्ते से रहित आदि अर्थ लिया जाए तो भी इसका अर्थ वो प्रकट नहीं होगा जो होना चाहिए। इस आधार पर यहां कौन सी व्यंजना हो जाती है? शाब्दी व्यंजना। देखो इसमें कहा गया है कि इस दोहे में बताया है कि नायिका किसी बगीचे की मालिन से पूछ रही है कि उस रसाल यानी कि आम का हाल आज क्यों नहीं बता रही हो, वह बिना पत्तों वाला क्यों हो गया है, या उसमें कोंपले निकल आई है, या इस समय उसमें बोर निकल आया था तो वो फूलों से लद गया है या नए पत्तों से लद गया, क्या स्थिति है उस आम की। यहां अपत
कोप, बोरे और रसाल ये चार शब्द अनेकार्थी है, अर्थात इनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन इनका जो यहां शब्द प्रयोग किया है इनके आधार पर अगर कोई पर्याय अर्थ रख दिया जाए तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए यहां कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दी व्यंजना। तो यहां इसका व्यंग अर्थ होगा कि हे मालिन, उस रसाला यानी उस रसिक नायक की क्या स्थिति है, उसका क्या हाल है, तुम क्यों नहीं बता रही हो? क्या वह आज इस प्रतिष्ठाहीन यानी अपत हो गया है, उसका जो पद था, मान सम्मान है, वो गिर गया है, या कुपित हो गया है अर्थात वो क्रोधित है मेरे से, या वो बौरा गया अर्थात पागल हो गया है? क्या हुआ है, उसकी कौन सी स्थिति है, वो मुझे बताती क्यों नहीं है? तो इस आधार पर यहां शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि इन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा शब्द नहीं लिया जा सकता, अर्थात पर्याय नहीं ले सकते। शाब्दी व्यंजना के भी कितने भेद होते, उपभेद होते हैं? दो, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला यानी किसी शब्द का उसके मूल शब्द के आधार पर ही अर्थ प्रकट हो तो वहां अभिधा मूला लक्षणा होती है, और जहां किसी शब्द का उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो वहां लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। देखिए अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा बेहल धर के वीर। तो यहां कवि ने जो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना उसको प्रकट किया, यहां बताया है ब्रस भानुजा और हलधर के वीर, क्रम से राधा और ब्रस भानुजा, ब्रश भानु की जा यानी पुत्री, और हलधर के वीर, हलधर यानी बलराम के भाई यानी श्री कृष्ण। तो राधा और श्री कृष्ण से इनका अर्थ लिया गया है। तो यहां आपके इन्हीं शब्दों के आधार पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, बिना शब्दों का विग्रह किए अर्थ निकल रहा है और ने उनका कोई लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जा रहा है। और यहां कही ने सको तब सुजनता अतिकीनो उपकार, सखे करतियों रहु सुखी जी बहु बरस हजार। तो यहां लक्षणा शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। इस दोहे में बताया गया है कि मैं तुम्हारी सज्जनता का वर्णन नहीं कर सकता, तुमने बहुत उपकार किया है मेरे ऊपर, इसी कारण उपकार करते हुए तुम हजारों वर्ष तक सुखी रहो। तो इस अर्थ में यहां लक्षणा शब्द शक्ति का, सुजनता का सज्जनता से जीवो बरस हजारों वर्ष जियो, सुखी रहो आदि का भाव प्रकट किया है। तो यहां लक्षणों के आधार पर अर्थ लेने से लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना हो जाती है। दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना, यानी कि जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर निर्भर नहीं होकर अर्थ पर निर्भर रहता है तो वहां कौन सी व्यंजना मानी जाती है? आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में तो शब्दों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, लेकिन आर्थी व्यंजना पर किस पर निर्भर रहता है? अर्थ पर। जैसे प्रीतम की यह रीति सकी, मोह पे कही न जाए, झिझकत हूं ढिंग ही रहत, पल ने वियोग सुहाय। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। तो यहां आपके कौन सी व्यंजना है? आर्थी। कहने का मतलब यहां नायिका कह रही है कि प्रिय के साथ जो मेरी स्थिति है उसका ये सखी मैं वर्णन नहीं कर सकती, मुझसे उसके बारे में कहा नहीं जाता है। झिझकत हूं ढिंग ही रहत, उनके पास जाने से तो मुझे झिझक होती है, लेकिन पल ने वियोग सुहाए, उनसे पल भर भी वियोग होता है, दूर होने का भाव होता है या दूर होने का समय आता है तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस क्रम में यहां प्रीतम के लिए नायक या नायक लिया जाए, वियोग का विरह आदि ले लिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहां आपके कौन सी व्यंजना है? ये आपके आर्थी व्यंजना है। और आर्थी व्यंजना में अर्थ को विशेष महत्व दिया जाता है, अर्थ के आधार पर ही उसका अर्थ निकलता है। यहां झिझकत और ढिंग आदि के आधार पर अगर इनकी पर्यायवाची ले लिए जाए तब भी वही अर्थ निकलेगा जो आपके
इनका यहां अर्थ है। झिझकना और ढींग दोनों के अगर पर्याय लिए जाए तब भी यही अर्थ निकलेगा। इसी क्रम में सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी अठी सी। तो यहां भी कवि ने बताया है कि सिंधु सेज पर, सागर रूपी सेज पर धरा रूपी बधु है, पृथ्वी रूपी जो बधु है अब तनिक संकुचाती हुई बैठी है। तो संकुचित के स्थान पर दूसरा पर्याय लेने पर भी वही अर्थ होगा। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी अठी सी। तो मान के अर्थ पर, मान शब्द के स्थान पर कोई पर्याय लेंगे तो वही अर्थ होगा जो आपके इन शब्दों के साथ हो रहा है। इसलिए यहां आपके कौन सी व्यंजना हो जाएगी? आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में शब्द पर विशेष महत्व होता है, शब्द को बदल नहीं सकते, शब्द के बदलते ही अर्थ बदल जाता है। और आर्थी व्यंजना में शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं होता, अर्थ का होता है। शब्द को बदलने पर भी उसका वही अर्थ निकलता है जो अर्थ अब जो इसका है। अब देखिए यहां तीनों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों का हम तुलनात्मक विवरण यहां देखते हैं। देखिए एक एक शब्द शक्ति को हम समझते हैं कि कौन सी शब्द शक्ति में क्या होना अनिवार्य है। जैसे अभिधा, अभिधा में केवल मुख्य अर्थ अथवा लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है। जब अभिधा शब्द शक्ति होती या तो उसमें मुख्य, मुख से जो बोला जाता है वो अर्थ, या लोक में प्रसिद्ध अर्थ है वही प्रकट होता है। दूसरा, इसका अर्थ निश्चित होता है, कोई कल्पना का प्रयोग नहीं होता, यानी कि जो अर्थ प्रकट होता है उसका अर्थ निश्चित रहता है, इसमें कोई कल्पना का प्रयोग नहीं रहता। कहने का मतलब जो शब्द कहा गया उसका वही अर्थ रहता है, कल्पना का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जैसे माना कि लक्षणा के लिए अभिधा की या व्यंजना के लिए अभिधा या लक्षणा की आवश्यकता होती है। इस तरह अभिधा में कोई सी भी शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में मूल होती है। इसी क्रम में इसमें पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है। पाठक या श्रोता को अभिधा शब्द शक्ति से वास्तविक अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी उसको मुख्य अर्थ ही मिलता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से हटकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें मुख्यार्थ अभिधेयार्थ को छोड़कर उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अर्थ निश्चित नहीं होता, लक्षण के आधार पर अर्थ निकलता है। लक्ष्यार्थ निकालने में अभिधा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्यार्थ के लिए कौन सी शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है? अभिधा की। अभिधा के आधार पर अगर अर्थ प्रकट नहीं हुआ तो वहां लक्षणा होती है। इसी क्रम में मुख्यार्थ से परे कल्पना से अर्थ स्पष्ट होता है, यानी कि यहां कल्पना का भी प्रयोग होता है। इसी क्रम में व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट होता है। जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना कार्य कर चुके होते हैं तब भी अर्थ प्रकट नहीं होता, तो उसका व्यंग्यार्थ के आधार पर अर्थ प्रकट किया जाता है। इसमें संदर्भ या प्रसंग के आधार पर अर्थ स्वरूप प्रकट होता है। संदर्भ या प्रसंग के आधार पर ही अर्थ प्रकट किया जाता है। अभिधा व लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अभिधा की और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों की आवश्यकता होती है। जब दोनों शब्द शक्तियों से किसी शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता है तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। इसमें संकेत भर होता है, बाकी सब पाठक या श्रोता के आधार पर अर्थ निकलता है। इसमें मात्र संकेत दिया जाता है, यानी कि कोई भी शब्द है उसका मात्र संकेत दिया जाएगा, पूरा श्रोता पर डिपेंड रहता है कि वो उसका अर्थ किस प्रकार, किस भाव से, व्यंग भाव से ग्रहण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने तीनों शब्द शक्तियों को विस्तृत रूप से देखा कि आपके अभिधा शब्द शक्ति में अभिधेय या मुख्यार्थ या कोशार्थ प्रकट होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा दोनों के आधार पर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। इस प्रकार हमने तीनों शब्द शक्तियों को डिटेल से पढ़ा, समझा। कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। अपने सभी मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप अच्छा पढ़ें और निश्चित ही सफलता प्राप्त करें, हम यही चाहते हैं। और इसी तरह अपने इस चैनल को स्नेह और प्रेम देते रहें। धन्यवाद।